सुना था विकास का चरमोत्कर्ष विनाश होता है। हे मानव, तुमने विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में विकास करते हुए यह क्यों भूल गए कि इस विकास का चरम लक्ष्य विनाश ही होता है? हे मानव, तुमने प्रकृति के साथ भी कम अन्याय नहीं किया, पेड़ काटकर आसमान छूते इमारत बनाए। हरियाली को डस लिया तुम्हारे विकास के दंश ने। जल, भूमि और वायु को प्रदूषित करने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ा। विश्व के विकासशील देशों की कतार में सबसे पहले की होड़ में तुमने अपने हाथों ही अपना विनाश कर डाला। अंततः सदी की सबसे बड़ी त्रासदी कोरोना वायरस का आक्रमण मानव पर ही हो गया। 25 मार्च 2020 प्रधानमंत्री के 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा। पूरे देश में स्कूल, कॉलेज और सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थान बंद। पुनः 19 दिनों और फिर 14 दिनों की संपूर्ण तालाबंदी। कुदरत का एक उल्टा खेल हमने देखा कि हम घर में कैद हो गए और आजाद परिंदे खुले आसमानों के गोते लगाने लगे। हमने सोचा हम निजात पा लेंगे इस वायरस से और हमारी जिंदगी की रेल अपनी पटरी पर फिर से दौड़ने लगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हम कोरोना के चेन को नहीं तोड़ पाए और पूरा विश्व इसकी चपेट में आ गया और आज पूरी सृष्टि का अस्तित्व संकट में दिख रहा है। हम स्कूल कॉलेजों से कटकर रह गए, फिर ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई। हम अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, अपने लिए, अपने स्वर्णिम भविष्य के लिए, देश और दुनिया में अपनी शीर्षता सिद्ध करने के लिए। भगवान के दरवाजे भी बंद कर दिए गए। मंदिर हो कि चर्च हो, मस्जिद हो कि गुरुद्वारे हो, सभी धार्मिक स्थल बंद कर दिए गए। देश और दुनिया में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए हमें जीवित रहना पड़ेगा ना। हमारा पालन पोषण करने वाले अभिभावकों को भी जीवित रहना होगा ना। हमारा अस्तित्व ऐसे संकट में पड़ गया कि इस महामारी से ईश्वर भी चाहे तो नहीं बचा सकते। आखिर कैसे बचेगा हमारा अस्तित्व, कैसे बचेगा? असल में पूरा विश्व एक लड़ाई लड़ और इस लड़ाई में आज हर एक व्यक्ति शामिल हो गया। इतने दिनों में ये बात स्पष्ट हो गई है। यदि हम अपने अस्तित्व को बचाना चाहते हैं तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? Good morning, my dear children and parents and teachers. I miss you here in the campus. Without you, it is just like a desert for me. And your every day's good morning used to make my day. But I am missing you, everybody. And I hope that we will be able to see you in the near future and let the campus alive when you come over here. And take care, all of you. Thank you. साथियों, यह तो जिंदगी की लड़ाई है। हाँ, हमारी लड़ाई खुद से है कि हम जीवन चाहते हैं या नहीं। जी हाँ, हम जीवन चाहते हैं, हम जीवन चाहते हैं, हम जीवन चाहते हैं। We are all facing the COVID-19 pandemic, which is the greatest challenges of our times. And I'm sure we shall all together overcome this by following SMS. Social distancing, mask and sanitization. Stay safe, stay calm, stay home. Thank you. हाँ साथियों, आज हमारी जिंदगी इस कदर खतरे में है कि हम एक एक को खुद लड़ना होगा जिंदगी से, जिसके लिए सतर्कता, सफाई, सामाजिक दूरी के नियमों, साथ ही साथ कोविड-19 के सारे नियमों का पालन सख्ती से करना होगा। अपने शरीर की रक्षा हमें खुद ही करनी होगी। Dear parents and my beloved children, as we all know, the whole world is going through a very grave situation because of the pandemic.
Our regular and normal lives had been disturbed. Our lifestyle has now changed. It is not the same as it was a few months back. We have to become very cautious and extra vigilant. There is a popular saying in Hindi, "Jaan hai to jahan hai." If you have life, you have the world. So, let us join hands with the Corona warriors and fight against the coronavirus. So everybody, stay at home, stay safe and stay healthy. तरसते होंगे वो पौधे जो विद्यालय के गेट में प्रवेश करते ही हमारा स्वागत करते थे अपने मनमोहक रंगों और खुशबू से, जिससे पूरा विद्यालय सुवासित हो जाया करता था। तरसता होगा वो विशाल वृक्ष जो घर के बुजुर्ग की तरह हम सब की देखभाल करता था और हम उसकी छांव में कितनी शीतलता पाते थे। वो हमारी कक्षाएं जहां हम कितनी धमाचौकड़ी मचाया करते थे, सब खाली खाली होंगे, सब हमारा बाट छोड़ते होंगे, है ना? वो खेल का मैदान और खेल शिक्षकों का विशल बजाना कि क्लास चलो, वो पुस्तकालय जहाँ किताबें झांकती होगी बंद अलमारी के शीशों से। वो स्टाफ रूम जहाँ हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं हमें बुलाकर हमसे बात करते थे। वो आया दीदी जो दिन भर हमारे कमरों की और पूरे स्कूल की सफाई में लगी रहती थी। ईश्वर से प्रार्थना है कि सब कुशल पूर्वक रहें, स्वस्थ रहें। साथियों, इस कोरोना ने तो हमारी जीवन शैली को ही बदल डाला। हम पहले की तरह नहीं रह पाएंगे कुछ वर्षों तक। कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। यह लोकोक्ति अब हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बनकर रह जाएगी। इसी दौरान हमने मजदूरों के पलायन की भयंकर तस्वीर देखी, जो न कभी सुना था न कभी देखा था। ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखे और उनकी रोजी रोटी चलती रहे। जैसे ही स्थिति सामान्य हो, हम अपने शिक्षण संस्थानों के पुनः खोलने की आस में हैं। हम सभी विद्यार्थी एक विनम्र अपील करना चाहते हैं अभिभावकों से कि कृपया बच्चों के फीस समय से स्कूलों में जमा करते रहें, ताकि हमारे शिक्षकों और विद्यालय से जुड़े तमाम कर्मचारियों को समय से पूरा वेतन मिलता रहे। हमें यह जानना चाहिए कि इन्हीं पैसों से हमारे गुरुजनों का घर परिवार ही चलता है। यदि स्कूलों को फीस समय पर न मिले तो कहीं न कहीं हमारा अध्ययन अध्यापन भी प्रभावित होगा, जो हम कभी नहीं चाहते। तालाबंदी खत्म होते ही कोरोना का कहर और प्रचंड रूप लेता जा रहा है। साथियों, हम आवश्यकता अनुसार ही कहीं आए जाए। कोविड-19 के नियमों को और सख्ती से पालन करना पहले से ज़्यादा आज ज़रूरी है। हम इस सारे नियमों के अनुसार ही अपनी ज़िंदगी के साथ चलेंगे और दूसरों के लिए एक उदाहरण बनकर प्रस्तुत होंगे। बहुत बड़ा जंग हमें जीतना है हर हाल में, जो हमारे महान लोगों ने हमें संदेश दिया है। सच्चाई, धैर्य, प्रेम, शांति। आज इन सभी चीज़ों को हमें अपने व्यवहारिक जीवन में शामिल कर उन्हें आत्मसात करना है। We are sure we are going to overcome. आइए हम सभी मिलकर ईश्वर के नए अवतारों को नमन करें।
देश के सभी चिकित्सकों, उनसे जुड़े कर्मचारियों, प्रशासनिक अधिकारियों तथा प्रशासन से जुड़े सभी लोगों और उन तमाम लोगों को बारंबार प्रणाम है हमारा। हम यह जंग जीतेंगे जरूर। We will surely overcome this one day, and I'm sure we shall win the race against COVID-19 pandemic. हमने ईश्वर को नहीं देखा, पर इन लोगों को देखा है जिन्होंने अपने घर परिवार को छोड़कर देश और दुनिया के लाखों बीमारों को ठीक करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हम श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक हैं इन लोगों को। हम सभी मिलकर कामयाब होंगे। In this pandemic situation, we are all very under great stress. You know it very well, and we don't leave hope, and we will overcome all these difficulties. Together we can fight against this COVID, and we will overcome definitely. All the best for you. आइए आज ये शपथ लें कि कोरोना के विरुद्ध जो जंग छिड़ी है पूरी दुनिया में, इस जंग से हम जीतेंगे और कोरोना हारेगा। साथ ही फिर से दुनिया अपनी रफ्तार से चलायमान हो जाएगी, जनजीवन सामान्य हो जाएगा और अंततः हम जीतेंगे ये जंग। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। कोरोना संग जीना सीखें। गांव में बढ़े रोजगार के अवसर, चुनौतियों से लड़कर सीखना होगा जीना। भारत के कभी गांव का देश कहा जाता था। देश के 80% आबादी गांव में निवास करती थी। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह भी कहा करते थे कि देश की तरक्की का रास्ता गांव के खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। मगर धीरे धीरे समय ने करवट बदली। पिछले कुछ सालों में देश में शहरीकरण का रफ्तार तेज हुई है। लोग गांवों से निकलकर शहरों की तरफ पलायन करने लगे। देखती ही देखती शहरों की आबादी बेतहाशा ढंग से बढ़ने लगी। जीविकोपार्जन के चक्कर में लोग गांव छोड़कर शहरों में आकर रहने लगे, जहां ना तो उनके लिए ढंग से रहने की जगह थी और ना ही सही ढंग का कोई रोजगार था। मगर शहरों की चकाचौंध से प्रभावित होकर गांव का युवा वर्ग तेजी से शहरों की ओर रुख करने लगा। गांव से लोगों के शहरों की तरफ पलायन से गांव में रहने वाले लोगों का भी खेती में रुझान कम होने लगा। गांव की युवा पीढ़ी भी खेती से विमुख होकर शहरों की ओर दौड़ने लगी। मगर अचानक ही आए कोरोना संकट ने शहरों की ओर बेतहाशा दौड़ रहे लोगों को एक बार फिर से गांव में आने को मजबूर कर दिया। शहरों में रह रहे लोगों को एकाएक ही वर्षों पूर्व छोड़ा अपने गांव और घर याद आने लगे। आज देश के शहरों में से गांव की ओर तेजी से उल्टा पलायन हो रहा है, जो हमें इस बात का एहसास कराता है कि हमने गांव को छोड़कर शहरों की तरफ जाने की जो प्रवृत्ति बनाई थी वह सही नहीं थी। हालांकि लोगों को मजबूरी में गांव छोड़कर शहरों में रोजगार के लिए जाना पड़ा था। लगातार पड़ रहे अकाल अतिवृष्टि के कारण खेती में गुजर बसर करने लायक आमदनी नहीं हो पा रही थी। वहीं गांव के आसपास रोजगार के कोई कल कारखाने या अन्य साधन भी नहीं थे जहां काम कर रहे लोग अपना पेट भर सके। इसलिए लोगों को मजबूरी में दूसरे प्रदेशों में जाकर काम करना पड़ रहा। कोरोना संकट के कारण लंबे समय से चल रहे तालाबंदी के दौरान सरकारों को भी यह सोचने में मजबूर कर दिया है कि रोजगार का साधन कल कारखानों को यदि शहरों तक ही सीमित न रखकर उनका गांव तक विस्तार किया जाए तो लोगों को अपने आसपास अपने ही प्रदेशों में रोजगार मिल जाएगा, जिससे उनका अन्य प्रदेशों में रोजगार के लिए पलायन नहीं करना पड़ेगा। भविष्य में फिर कभी ऐसी स्थिति बनती है तो देश को इस तरह के पलायन का सामना नहीं करना पड़ेगा। वैसे भी देश के उद्योग धंधों के लिए अधिकतर कच्चा माल ग्रामीण क्षेत्रों से ही आता है। ऐसे में यदि सरकार कच्चे माल की उपलब्धता को देखते हुए
उसके क्षेत्र में ही उससे संबंधित कल कारखाने और स्वरोजगार के अन्य साधन उपलब्ध करवा दे तो लोगों को बेवजह दूसरे प्रदेशों में पलायन नहीं करना होगा। सरकार को खेती में भी नवाचार करना चाहिए। यूरोपियन देशों की तरह हमारे देश में भी वैज्ञानिक विधि से खेती करने को प्रोत्साहित देना चाहिए। किसान को कम समय में अधिक फसल मिलने से उसकी आमदनी बढ़ेगी, जिससे खेतों की तरफ उसका रुझान बढ़ेगा। खेतों में अच्छी आय होने से उनकी रोजगार के लिए अन्यत्र नहीं भटकना पड़ेगा। खेती के लिए सरकार को पशुपालन को भी बढ़ावा देना चाहिए। खेती के साथ पशुपालन बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। पशुपालन किसानों की आय बढ़ाने का एक बहुत बड़ा जरिया बन सकता है। इसके साथ ही सरकार को ग्रामीण कुटीर उद्योगों को भी प्रोत्साहन देना चाहिए। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से ऐसे कुटीर उद्योगों स्थापित किए जा सकते हैं जिनके लिए कच्चा माल और दक्ष कारीगर स्थानीय स्तर पर ही आसानी से सुलभ हो सकते हैं। ऐसा करने से गांव के लोगों को रोजगार के लिए शहरों की तरफ पलायन तो रुकेगा ही, साथ ही घर परिवार के सभी लोग मिलकर अपने घर में कुटीर उद्योग को काम करने लगेंगे, जिससे पूरा परिवार के सदस्य घर बैठे पैसा कमा सकेंगे। इस संकट की घड़ी में हमारे देश में बहुत सी उद्यमियों ने दिखा दिया है, यदि सरकार हमें प्रोत्साहित करे व प्राप्त पूंजी उपलब्ध कराए तो हर उस वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं जिस पर अब तक हम विदेशों के आयात पर निर्भर रहते आए हैं। कोरोना संकट से पहले हमारे देश में चिकित्सा से संबंधित अधिकांश वस्तुओं को विदेशों से आयात किया जाता था, लेकिन केंद्र सरकार के प्रोत्साहन के चलते आज देश के हजारों स्वदेशी कंपनियां चिकित्सा से जुड़ी बहुत सी वस्तुओं का निर्माण कर रही है। स्वदेशी कंपनियां द्वारा निर्मित वस्तुओं की गुणवत्ता भी विदेशों से मंगाए गए सामान से कहीं बढ़कर है। देश में ही बनने से हमारी विदेशी मुद्रा की बचत होती है। इसके साथ आयात करने में जो समय लगता है उसकी भी बचत होती है। साथ ही देश के लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होता है। आज देश के गांव में घरेलू महिलाएं विभिन्न प्रकार की मास्क बना रही हैं, जिससे हमारे देश में मास्क की कमी काफी हद तक कम हो गई है। इसी तरह हम गांव में विभिन्न सहायता समूह बनाकर उनके माध्यम से लोगों को जोड़कर उन्हें विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करवाया जा सकता है। कोरोना के कारण विदेशों में नौकरियां कर रहे लाखों लोग अपनी नौकरियों से हाथ धो सकते हैं। विदेशों में काम कर रहे भारतीय के लौटने की स्थिति में उनकी योग्यता के अनुरूप उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना पाना भी सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। आने वाला समय दुनिया के सभी देशों के लिए बहुत भारी रहेगा। जब कोरोना संक्रमण का दौर कम होगा तो बेरोजगारी का संकट सामने खड़ा होगा। अगर समय रहते अभी उसका निदान नहीं खोजा गया तो आने वाले समय में स्थिति और अधिक भयावह हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की समस्या से निपटने के लिए सरकार को ऐसी योजना बनानी होगी जो कामगार को उसके गांव के नजदीक ही रोजगार उपलब्ध करवा सके, जिससे उसको बड़े शहरों में जलाल भरी जिंदगी की ओर वापस ना लौटना पड़े। बड़े शहरों से गांवों में लौट रहे लोगों को राज्य सरकार नरेगा में काम उपलब्ध करवा रही है, लेकिन सभी लोग नरेगा में भी काम नहीं कर सकते हैं। फिर नरेगा के कार्य दिवसों की संख्या भी निश्चित रहती है। ऐसे में लोग लंबे समय के लिए सिर्फ नरेगा के भरोसे नहीं रह सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की अर्थव्यवस्था को कोरोना संकट से बचाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 20 लाख करोड़ रुपए आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की है। इससे देश के सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र को स्वावलंबी बनाने पर विशेष जोर रहेगा। इस राहत पैकेज से देश की अर्थव्यवस्था को निश्चय ही बहुत बड़ा सहारा मिलेगा, जिसका असर हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार।